बीजेपी नेता अपने अमर्यादित बयानों के चलते अक्सर ही विपक्ष के निशाने पर रहते हैं। ऐसे ही कुछ दिन पहले बीजेपी शासित असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने भी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को लेकर बहुत ही अमर्यादित टिप्पणी कर दी थी, जिसको लेकर वो कांग्रेस के अलावा दूसरे दलों के निशाने पर आ गए थे और अब इस मामले में उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। आखिर कैसे बढ़ी उनकी मुश्किलें, देखिए खास रिपोर्ट। असम के मुख्यमंत्री अक्सर अपनी विवादित टिप्पणियों के चलते सुर्खियों में बने रहते हैं और इस बार ऐसी ही एक टिप्पणी ने मुख्यमंत्री की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मुख्यमंत्री ने एक ऐसा बयान दे दिया था जिसके चलते उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। ये एफआईआर दर्ज हुई है कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर अमर्यादित टिप्पणी देने को लेकर। आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ हैदराबाद में केस दर्ज किया गया है और ये केस तेलंगाना की कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष और एमपी मल्काजगिरी ए रेवंत रेड्डी ने किया है। हिमंत के खिलाफ हैदराबाद सिटी में आईपीसी की धारा 504 और 505(2) के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। आपको बता दें कि हिमंत ने 11 फरवरी को उत्तराखंड में रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि क्या बीजेपी ने राहुल से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का बेटा होने का कभी सबूत मांगा है। इसे लेकर देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पार्टी ने दावा किया कि बीजेपी के नेता का बयान भारतीय सभ्यता और संस्कृति के खिलाफ है। असम के मुख्यमंत्री की इस विवादास्पद टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ कई राज्यों में शिकायत दर्ज कराई गई है। इसके अलावा कई राज्यों से मुख्यमंत्रियों सहित विपक्ष के कई नेताओं ने हिमंत की आलोचना भी की है। गौरतलब है कि शर्मा हमेशा से ही इस तरह के बयान देकर सुर्खियों में बने रहते हैं और उनके बयान उन पर ही भारी पड़ जाते हैं। साल 2014 में जब शर्मा कांग्रेस के बड़े नेता और मंत्री थे, उस वक्त उन्होंने पीएम मोदी को लेकर भी विवादित बयान दिया था। खैर, चुनाव के दौरान बिस्वा के बयान ने बीजेपी की मुश्किलें तो बढ़ा दी हैं। अब शर्मा इस मुसीबत से कैसे बचते हैं, ये देखने वाली बात होगी। पंजाब में किसान संगठन पहले ही ये ऐलान कर चुके हैं कि 20 फरवरी के बाद वो यूपी चुनाव में बीजेपी के खिलाफ प्रचार तेज करेंगे, लेकिन पंजाब में बीजेपी का विरोध चलता रहेगा। 5 जनवरी को किसानों के विरोध के चलते पीएम मोदी को बिना रैली किए वापस लौटना पड़ा था, तो आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का सामना पंजाब में नाराज किसानों से हो गया। तो नड्डा के सामने जब आए किसान तो क्या हुआ, देखिए ये रिपोर्ट। पंजाब में वोटिंग का समय करीब आता जा रहा है। 20 फरवरी को राज्य की सभी सीटों पर वोटिंग होनी है और इसके लिए चुनाव प्रचार 18 फरवरी को शाम 6 बजे समाप्त हो जाएगा। चुनाव प्रचार समाप्त होने में अब 72 घंटे से भी कम वक्त बचा है। ऐसे में सभी पार्टियों ने अपना प्रचार अभियान तेज कर दिया है। बीते दिनों पीएम मोदी एनडीए उम्मीदवार का प्रचार करने के लिए पंजाब पहुंचे थे, तो आज बीजेपी और उसके सहयोगियों के प्रचार की कमान पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संभाल ली थी, लेकिन पंजाब पहुंचते ही नड्डा मुश्किल में फंस गए। दरअसल पंजाब में किसान आंदोलन विधानसभा चुनावों में बड़ा मुद्दा बना हुआ है और किसानों के गुस्से ने बीजेपी नेताओं की चिंता और भी बढ़ा रखी है। भले ही मोदी सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिया हो और किसानों की कई मांग मान ली हो, लेकिन किसानों की मांग पर अभी तक कोई कार्यवाही शुरू नहीं हो पाई है, जिसके बाद से ही किसानों ने एक बार फिर से बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज पंजाब की मंडी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैली थी, लेकिन नड्डा का रास्ता किसानों ने रोक लिया। किसानों ने भटिंडा के मोड़ मंडी में हंगामा कर दिया। नड्डा को भटिंडा मोड़ रोड पर संत फतेह सिंह कॉन्वेंट स्कूल में बनाए गए हेलीपैड पर उतरना था, जिसके बाद सड़क के रास्ते रैली स्थल पर जाना था, लेकिन किसानों ने रैली स्थल को जाने वाले रास्ते पर ही धरना देना शुरू कर दिया। किसानों ने बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी भी शुरू कर दी। किसानों के कड़े विरोध के चलते जेपी नड्डा को अपना रास्ता बदलना पड़ा। अनन फनन में नड्डा को दूसरे रास्ते से ले जाया गया। किसानों ने साफ कर दिया है कि वो बीजेपी की रैली को तो नहीं रोकेंगे, लेकिन उनके रास्ते में रुकावट जरूर खड़ी करेंगे। किसानों के तेवरों को देखते हुए ये साफ है कि बीजेपी के लिए पंजाब की राह बेहद मुश्किल हो गई है और इसका असर यूपी में भी दिखाई दे सकता है। कर्नाटक हाईकोर्ट पर आज पूरे देश की नजरें टिकी हुई थी। दरअसल हाईकोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच स्कूल कॉलेजों में छात्राओं के हिजाब पहनने के मामले की सुनवाई कर रही है। उम्मीद थी कि आज हाईकोर्ट इसे लेकर कोई फैसला सुना सकता है। सुप्रीम कोर्ट में भी इसे लेकर याचिका लगाई गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसे राष्ट्रव्यापी मुद्दा ना बनाया जाए, लेकिन विधानसभा चुनावों के बीच ये मुद्दा राष्ट्रव्यापी के साथ साथ राजनीतिक भी हो गया है। तो आज हाईकोर्ट में इसे मामले की दी गई क्या दलीलें, देखिए ये।
कर्नाटक के स्कूल कॉलेजों में हिजाब को लेकर लगाए गए प्रतिबंध के मामले में आज एक बार फिर कर्नाटक हाईकोर्ट में बहस हुई। हाईकोर्ट की 3 जजों वाली बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। उम्मीद थी कि आज इस पर हाईकोर्ट कोई फैसला सुना सकता है, लेकिन कोर्ट में आज सुनवाई ही पूरी नहीं हो पाई और कोर्ट ने आगे की सुनवाई कल तक के लिए यानी बुधवार तक के लिए टाल दी। आज हुई सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की तरफ से दलीलें पेश की गयी और कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के साथ अपनी प्रतिक्रिया भी दी। इस बीच हाईकोर्ट में याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि इस समय देश के एक हिस्से में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, इसलिए सुनवाई को विधानसभा चुनाव समाप्त होने तक टाल दिया जाए, क्योंकि कुछ दल इस मामले में राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट ने इसे स्वीकार नहीं किया। बेंच ने कहा कि ये चुनाव आयोग से जुड़ा मामला है, हमसे जुड़ा नहीं। इसके अलावा याचिकाकर्ता के वकील देवदत्त कामत ने भारत के संविधान का कन्नड़ में आधिकारिक अनुवाद बेंच के सामने पेश किया। कामत ने दावा किया कि संविधान का कन्नड़ अनुवाद हर प्रावधान में सार्वजनिक व्यवस्था के लिए उसी शब्द का प्रयोग करता है जैसा कि सरकारी आदेश में किया जाता है। इस पर कोर्ट ने कहा कि हम सरकारी आदेश की व्याख्या कर रहे हैं, उसके लिए इस्तेमाल किए शब्दों की नहीं। याचिकाकर्ताओं की ओर से दलीलें देते हुए देवदत्त कामत ने कहा कि राज्य का कहना है कि हम एक धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं, हम तुर्की के सैनिक नहीं हैं। हमारा संविधान सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता प्रदान करता है और सभी धर्मों को मान्यता दी जानी चाहिए, लेकिन अब सिर पर दुपट्टा पहनने को भी अनुचित बताया जा रहा है। उसे सकारात्मक वातावरण बनाना चाहिए, न कि सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करना चाहिए। पंजाब में सभी सीटों और यूपी के तीसरे चरण के लिए मतदान से पहले सभी पार्टियों ने अपने चुनाव प्रचार की रफ्तार को और तेज कर दिया है। 20 फरवरी को वोटिंग है, इसके लिए प्रचार अभियान अगले 48 घंटे के अंदर समाप्त हो जाएगा। चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में सभी दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, तो आज कहां दिग्गजों ने दिखाई अपनी ताकत, देखते हैं ये रिपोर्ट में। 20 फरवरी को होने वाले मतदान के लिए सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस दिन पंजाब की 117 और यूपी के 19 जिलों की 59 सीटों के लिए मतदान होना है। यूपी में तीसरे चरण का चुनाव है, जिसमें पश्चिमी यूपी की कुछ सीटें, बुंदेलखंड और सेंट्रल यूपी की कुछ सीटों पर मतदान होगा। ऐसे में सभी दलों का यूपी के तीसरे चरण पर फोकस है और लगातार इन सीटों का दौरा कर रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज औरैया पहुंचे, जहां उन्होंने सत्ताधारी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। औरैया में अखिलेश ने कहा कि बाकी चरणों में वोट पड़ेंगे तो गर्मी निकालने वालों का धुआं निकल जाएगा। इसके अलावा सपा के साथ गठबंधन में लड़ रही आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी ने भी बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए सीएम योगी पर तंज कसा। जयंत ने ट्वीट किया, तोड़ने वाले नहीं प्रदेश बनाने वाले चाहिए, बुलडोजर नहीं कलम चलाने वाले चाहिए। सपा प्रमुख ने औरैया में बीजेपी पर वार किया, तो वहीं हमीरपुर में सीएम योगी भी समाजवादी पार्टी पर बरसने से पीछे नहीं हटे। उन्होंने बीएसपी और कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। योगी ने कहा, ये समाजवादी नहीं परिवारवादी तो थे ही, वास्तव में ये तमंचावादी भी थे। उन्होंने कहा कि हमने सपा, बीएसपी और कांग्रेस के जिन को बोतल में बंद कर दिया है। वहीं बीएसपी ने भी बीजेपी और अखिलेश को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने भदोही जिले का नाम बदलकर संत रविदास नगर रखा था, लेकिन समाजवादी पार्टी की पूर्व सरकार ने नाम बदल दिया और बीजेपी की मौजूदा सरकार ने भी पुराने नाम को बहाल नहीं किया। इसके अलावा पीएम ने आज पंजाब के पठानकोट और यूपी के सीतापुर में रैली की और विरोधी दलों पर जमकर निशाना साधा। यूक्रेन संकट की वजह से दुनिया भर के देशों की नजरें रूस, नाटो और अमेरिका पर टिकी थी। रूस अपने सैनिकों और हथियारों को यूक्रेन की सीमा पर तैनात कर चुका है, जिसे देखते हुए तमाम देश आशंका जता रहे हैं कि रूस किसी भी वक्त यूक्रेन पर हमला कर सकता है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर यह है कि रूस ने यू टर्न ले लिया है। क्या अमेरिका के प्रतिबंधों से रूस डर गया है? क्या तीसरा महायुद्ध टल गया है? देखते हैं ये रिपोर्ट। रूस और यूक्रेन के बीच 2 महीने से चल रहे तनाव के बीच बुधवार को राहत की खबर आई है। रूस ने यूक्रेन को लेकर यू टर्न ले लिया है। खबरों की माने तो रूस ने क्रीमिया में अपने सैन्य अभ्यास रोक दिए हैं। साथ ही रूस के सैनिक भी पीछे हटने लगे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच लंबे वक्त से युद्ध की स्थिति बनी हुई थी। माना जा रहा था कि रूस 16 फरवरी को यूक्रेन पर हमला भी कर सकता है। अमेरिका लगातार रूस पर युद्ध न करने का दबाव बना रहा था। इन सब के बीच बुधवार को सेना के पीछे हटने की खबर राहत लेकर आई। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में कहा गया है कि क्रीमिया से सेना वापस आ रही है। वीडियो में टैंक और सैन्य वाहन क्रीमिया से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। मंगलवार को जब रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा था कि रूस अब यूक्रेन पर हमला नहीं करेगा और सैनिक भी पीछे हट रहे हैं, तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पुतिन के इस दावे को मानने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि 1.5 लाख से ज्यादा रूसी सैनिक अब भी यूक्रेन की सीमाओं पर तैनात हैं। उन्होंने रूस से सेना की वापसी का सबूत मांगा था, जिसके बाद रूस की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया है। युद्ध के बादल छटने से सभी देश राहत की सांस ले रहे हैं। रूस के इस यू टर्न और रुख में आए बदलाव की वजह अमेरिकी दबाव को माना जा रहा है।
राष्ट्रपति बाइडेन ने रूस पर कई प्रतिबंध लगाने की धमकी दी थी, जिसके बाद रूस ने युद्ध टाल दिया है। अगर ये लड़ाई होती तो इसकी कीमत पूरी दुनिया को चुकानी पड़ती। रूस नेचुरल गैस का सबसे बड़ा सप्लायर है। क्रूड ऑयल उत्पादन में भी रूस का काफी हिस्सा है। युद्ध की वजह से इन दोनों की सप्लाई पर असर पड़ता और ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी होती। यूरोप की निर्भरता तो रूस पर ही है। यूरोप के देशों को 40% से ज्यादा गैस रूस ही सप्लाई करता है। युद्ध की आहट की वजह से दुनिया भर के शेयर बाजार क्रैश हो रहे थे। युद्ध टलने पर सबसे ज्यादा राहत की सांस अमेरिका ने ली है। देश भर में आज संत रविदास जयंती मनाई जा रही है। उनकी 645वीं जयंती पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर बधाई दी, तो वहीं पीएम मोदी ने भी संत रविदास को याद किया। लेकिन इसी के साथ ही उन्होंने दिल्ली के करोल बाग में श्री गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर पहुंचकर कुछ ऐसा कर दिया जिससे साफ हो गया है कि जयंती तो केवल बहाना है, पीएम मोदी का तो चुनाव पर निशाना है। माथे पर तिलक, गले में माला और हाथों में मजीरा बजाते पीएम मोदी की इन तस्वीरों ने आज एक बार फिर साबित कर दिया कि जब जब चुनाव आते हैं पीएम मोदी के रूप बदल जाते हैं। वो अनोखे अंदाज में जनता को लुभाने की कोशिश करते हैं और आज भी संत रविदास जयंती के मौके पर अपने निराले अंदाज से पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब चुनाव पर निशाना लगाया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के करोल बाग में श्री गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। इसके बाद पीएम मोदी ने मंदिर परिसर में मौजूद महिलाओं के साथ भजन कीर्तन किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इस दौरान पीएम मोदी वहां मौजूद लोगों से मिले और उनके साथ बातचीत करते हुए भी नजर आए। इससे पहले कल पीएम मोदी ने ट्विटर पर संत रविदास की पूजा करते हुए कई तस्वीरें पोस्ट की थी। पीएम मोदी ने लिखा था कि महान संत गुरु रविदास जी की जन्म जयंती है। उन्होंने जिस प्रकार से अपना जीवन समाज से जात पात और छुआछूत जैसी कुप्रथाओं को समाप्त करने के लिए समर्पित कर दिया, वो आज भी हम सब के लिए प्रेरणादायी हैं। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब पीएम मोदी ने चुनाव के वक्त संत रविदास जयंती के बहाने दलित वोट बैंक पर निशाना लगाया हो। इससे पहले 2017 के विधानसभा चुनाव, 2019 के लोकसभा चुनाव में भी पीएम मोदी ने यूपी दरबार में नतमस्तक हुए थे। अब की बार भी पीएम मोदी ने दिल्ली में रहकर एक तीर से दो निशाने लगाए हैं। वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश की जनता को लुभाने की कोशिश की। वो भी संत रविदास के जन्म स्थल पर माथा टेकने पहुंचे। इन तस्वीरों से साफ है कि पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी का भजन केवल चुनाव के लिए जतन है। इसके पीछे दलित वोट बैंक की सियासत है। दरअसल यूपी में दलितों की कुल आबादी 20% से ज्यादा है। ये चुनाव में अहम भूमिका निभाते हैं। वहीं यूपी के साथ साथ पंजाब में भी रविदास एक बड़े वोट बैंक के तौर पर मौजूद है। पंजाब में उनकी आबादी 13% से ज्यादा है। ये लोग राजनीतिक तौर पर किसी भी पार्टी की जीत हार तय करने में निर्णायक भूमिका निभाते रहे हैं। इसलिए चुनाव के मद्देनजर अब की बार संत रविदास जयंती राजनेताओं के लिए बेहद खास है। मोदी सरकार के खिलाफ महागठबंधन बनाने की कोशिशें तेज हो गई है। ममता बनर्जी तो पहले ही केंद्र के खिलाफ बड़ा गठबंधन बनाने की कोशिश कर रही थी और अब उनकी मुहिम में केसीआर भी शामिल हो गए हैं। 20 फरवरी को पंजाब विधानसभा चुनावों के साथ यूपी में जब तीसरे चरण की वोटिंग चल रही होगी, उसी समय सभी की नजरें गैर भाजपा शासित राज्यों के 2 मुख्यमंत्रियों की मुलाकात पर टिकी होगी। इस मुलाकात ने बीजेपी की भी चिंता बढ़ा दी है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के बीच मुलाकात होने वाली है। खबरों के मुताबिक दोनों कद्दावर नेता इस महीने की 20 तारीख को मुंबई में मिलने जा रहे हैं। कई मुद्दों पर बीजेपी और मोदी नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए राव ने कहा था कि वो जल्द ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिलेंगे। राव ने बीजेपी और केंद्र की एनडीए सरकार के खिलाफ दूसरे राजनीतिक दलों को एक साथ लाने की बात कही है। उद्धव और केसीआर के बीच बैठक में राष्ट्रीय राजनीति पर चर्चा होगी। तेलंगाना सीएमओ ने एक बयान जारी कर कहा है, सीएम केसीआर ने उद्धव ठाकरे का निमंत्रण मंजूर कर लिया और वो 20 फरवरी को मुंबई जाएंगे। हाल के दिनों में जिस तरह से टीआरएस अध्यक्ष और तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला है, उससे मोदी सरकार के खिलाफ महागठबंधन बनने की कोशिशें और तेज हो गई हैं। पूर्व पीएम देवेगौड़ा ने मंगलवार को तेलंगाना के सीएम केसीआर से फोन पर बात की। इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी उनकी मुलाकात हुई थी। बीजेपी के खिलाफ टीआरएस अध्यक्ष और तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव को नेताओं का समर्थन मिलता रहा है। जनता दल सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष एचडी देवेगौड़ा ने केसीआर को संघर्ष के लिए अपना समर्थन देने का ऐलान भी कर दिया है। तेलंगाना के सीएम केसीआर लगातार बीजेपी और पीएम मोदी पर निशाना साधते रहे हैं। बीजेपी नेताओं को चुनौती देते हुए उन्होंने कहा था कि हिम्मत हो तो मुझे जेल भेज दो, क्योंकि मैं जरूर आपको जेल भेजूंगा। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही केसीआर ने कहा था कि
कि उनके पास बीजेपी की भ्रष्टाचार लिस्ट है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में 7 विधानसभा सीटें हैं और उनमें से एक है जहूराबाद विधानसभा सीट, जिसकी संख्या 377 है। इस सीट पर शुरू से ही सपा और बीएसपी में टक्कर रही है। इस सीट पर फिलहाल सुलहदेव भारतीय समाज पार्टी का कब्जा है। सुलहदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया इस बार बीजेपी के खिलाफ है, तो दूसरी तरफ ओवैसी ने भी राजभर को टेंशन दे दी है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि सुलहदेव भारतीय समाज पार्टी ये सीट बचा पाती है या नहीं। देखते हैं ये रिपोर्ट। जहूराबाद विधानसभा चुनाव की जंग ज्यादा दिलचस्प हो गई है। गाजीपुर जिले की इस सीट पर मुस्लिम और दलित मतदाता महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सपा गठबंधन के साथ मिलकर सुबह सपा के मुखिया ओम प्रकाश राजभर इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी बीएसपी ने जिस तरह उनकी घेराबंदी की है, उससे राजभर की चुनौती बढ़ गई है। अब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी राजभर के खिलाफ उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ शौकत अली को टिकट दिया है। ओवैसी की पार्टी की ओर से उम्मीदवार उतारा जाना इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि सपा गठबंधन में जाने से पहले राजभर ने ओवैसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। जहूराबाद सीट पर 2017 में ओपी राजभर ने चुनाव जीता था। 2017 से पहले इस सीट पर समाजवादी पार्टी की शादा फातिमा विधायक बनी थी। एसपी सरकार में फातिमा महिला और बाल कल्याण मंत्री भी रही हैं। 2017 के चुनावों में ओम प्रकाश राजभर ने बीएसपी के कालीचरण को हराया था। राजभर के खिलाफ बीजेपी और बीएसपी ने काफी मजबूत किलाबंदी की है। सपा सरकार में मंत्री रही शादा फातिमा टिकट कटने के बाद बीएसपी में चली गईं और मायावती ने उन्हें राजभर के खिलाफ उतार दिया है। इसके बाद बीजेपी ने इस सीट से 2 बार के विधायक रहे कालीचरण राजभर को टिकट दे दिया है। ऐसे में इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने गाजीपुर की जहूराबाद सीट से नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन के हलफनामे में ओम प्रकाश राजभर ने 2,61,31,359 रुपए की संपत्ति दिखाई है। जहूराबाद विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में आती है। यहां से वीरेंद्र सिंह मस्त बीजेपी सांसद हैं। जहूराबाद सीट पर 7वें चरण में 7 मार्च को मतदान होगा, जबकि चुनाव के नतीजे 10 मार्च को आएंगे। यूपी में अब तक बीजेपी योगी आदित्यनाथ के नाम पर चुनाव लड़ती दिख रही थी। पश्चिमी यूपी में योगी ही प्रचार की कमान संभाले दिख रहे थे, लेकिन जैसे ही पश्चिमी यूपी की अधिकांश सीटों पर वोटिंग पूरी हुई, बीजेपी नेताओं की भाषा ही बदल गई। अब योगी के नाम पर संशय पैदा होने लगा है। पार्टी नेता तो यहां तक दावा करने लगे हैं कि सरकार बनी तो जरूरी नहीं योगी ही सीएम बनेंगे। तो क्या अब योगी को साइडलाइन करने की तैयारी में है बीजेपी? आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। चुनाव आयोग ने जैसे ही रैलियों से बैन हटाया, बीजेपी ने यूपी में अपनी चुनावी रणनीति ही बदल दी। अब तक यूपी में आएगा तो योगी ही कहने वाले पीएम मोदी हो या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, अब योगी सरकार की जगह बीजेपी सरकार की बात करने लगे हैं। इसके साथ ही दावा किया जाने लगा है कि यूपी में बीजेपी की सरकार बनी तो योगी की जगह किसी और को सीएम पद की कुर्सी सौंपी जा सकती है। जी हां, यूपी चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दावा किया कि चुनावों में अभी चेहरा योगी ही है, लेकिन चुनावों के बाद जब सरकार बनाने की बारी आएगी तो मुख्यमंत्री पार्टी के विधायक तय करेंगे। पार्टी चुनाव के बाद तय करेगी किसे मुख्यमंत्री बनाया जाए। वो योगी जी हो सकते हैं या कोई और भी। मुख्यमंत्री के तौर पर चुनाव हमारी लोकतांत्रिक परंपरा है। गडकरी के बयान से बीजेपी के अंदर सीएम पद को लेकर संशय पैदा हो गया है। केशव प्रसाद मौर्य की ओर से भी सीएम पद को लेकर दावेदारी की जा रही है। पीएम मोदी के करीबी और यूपी बीजेपी उपाध्यक्ष AK शर्मा की ओर से भी सीएम पद को लेकर दावेदारी की जा रही है। ऐसे में सवाल है कि यदि यूपी में बीजेपी को बहुमत मिला तो किसे मिलेगा ताज? योगी नहीं तो और कौन? उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए 20 फरवरी को 16 जिले की 59 सीटों पर मतदान होगा। इस चरण को जीतने के लिए राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी से लेकर सपा तक ने ऐसे उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है जो उन्हें जीत दिला सके। इस सूची में करोड़पति से लेकर दागी प्रत्याशी शामिल हैं। तो तीसरे चरण में कौन है मालामाल और किस उम्मीदवार के दामन पर लगे हैं दाग, देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी में कौन होगा जीत का सिकंदर? सत्ता की रेस में कौन निकलेगा आगे? आखिर जनता किस उम्मीदवार पर करेगी वोटों की बारिश? इन सवालों के जवाब 10 मार्च को सबके सामने होंगे। लेकिन उससे पहले राजनीतिक दलों ने इस जंग को जीतने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। मालामाल से लेकर दागी उम्मीदवारों को मैदान में उतारने में भी कोई कोताही नहीं बरती। अब सूबे में तीसरे चरण का चुनाव होगा। इसमें करोड़पतियों से दागियों की भरमार है। उत्तर प्रदेश इलेक्शन वॉच एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के चुनाव को
लेकर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक इस मुकाबले में 623 में से 245 करोड़पति हैं। उम्मीदवारों और दलों की बात करें तो सबसे ज्यादा सपा के 58 में से 52 उम्मीदवार करोड़पति हैं। वहीं दूसरे नंबर पर बीजेपी है। सत्तारूढ़ दल के 55 में से 48 प्रत्याशी मालामाल है। बीएसपी के 59 में से 46, कांग्रेस के 56 में से 29 और आम आदमी पार्टी के 49 में से 18 प्रत्याशी करोड़पति हैं। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि करोड़पतियों को टिकट देने में सबसे आगे समाजवादी पार्टी है, जबकि दूसरे नंबर पर बीजेपी है। अब दागियों की बात करें तो सपा के 58 में से 30, बीजेपी के 55 में से 25, बीएसपी के 59 में से 23, कांग्रेस के 56 में से 20, आप के 59 में से 11 उम्मीदवार दागी हैं। यानी जिन नेताओं के दामन पर दाग है उसकी फेहरिस्त में भी सपा के उम्मीदवारों का नाम सबसे आगे है। ये आंकड़े बताते हैं कि चुनाव में नेता ना दागी देखते हैं और ना ही करोड़पति। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या जनता इन पर वोट लुटाएगी। आगामी 20 फरवरी को देश के 5 में से 2 राज्यों में मतदान होगा। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने पंजाब और उत्तर प्रदेश के तीसरे चरण के लिए अपने चुनाव प्रचार को और तेजी दे दी है। सभी दल पंजाब और यूपी के दलितों को साधने की कोशिश में लगे हुए हैं, जिसके चलते पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी पहुंचे। आखिर क्या है आज के दिन में खास और क्या है चरणजीत सिंह चन्नी के वाराणसी दौरे के मायने, देखिए इस रिपोर्ट में। आज देश रविदास जयंती मना रहा है। इसी रविदास जयंती के चलते ही पंजाब के चुनाव की तारीख को आगे बढ़ाया गया था और पंजाब का चुनाव 14 फरवरी से टालकर 20 फरवरी किया गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि राज्य में दलितों की आबादी ज्यादा है और संत रविदास की जन्मस्थली वाराणसी में है और इस दिन ज्यादातर दलित वाराणसी आते हैं। ऐसे में आज सभी दल दलितों को लुभाने की जुगत में लग गए हैं। आज कांग्रेस के स्टार प्रचारक और पंजाब में कांग्रेस के सीएम उम्मीदवार चरणजीत सिंह चन्नी भी वाराणसी पहुंचे और वाराणसी स्थित संत गुरु रविदास की जन्मस्थली पर मत्था टेका। आपको बता दें कि ये चन्नी का उत्तर प्रदेश में पहला दौरा है। ऐसे में कहा जा सकता है कि चन्नी एक तीर से 2 निशाने साधने की कोशिश कर रहे हैं। चन्नी आज के दिन उत्तर प्रदेश आकर दोनों राज्यों की जनता को लुभाने की कोशिश में है। खासकर दलित समुदाय पर चन्नी का फोकस है, क्योंकि चन्नी खुद दलित समुदाय से आते हैं और इस बात से सभी वाकिफ हैं कि दोनों ही प्रदेशों में दलित आबादी ज्यादा है। पंजाब में ऐसी आबादी को साधने के लिए कांग्रेस ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाकर चन्नी को सीएम बनाया था। अगर दलित समुदाय की बात करें तो यूपी में दलितों की कुल आबादी 20% से ज्यादा है और ये चुनाव में अहम भूमिका निभाते हैं। वहीं यूपी के साथ साथ पंजाब में भी रविदास एक बड़े वोट बैंक के तौर पर मौजूद हैं। पंजाब में उनकी आबादी 13% से ज्यादा है। ये लोग राजनीतिक तौर पर किसी भी पार्टी की जीत हार तय करने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इसलिए चुनाव के मद्देनजर चन्नी ने यूपी दौरे के लिए आज का दिन चुना है। अब कांग्रेस को मजबूती देने के लिए चन्नी ने दाव तो अच्छा चला है, लेकिन ये दाव कितना सफल होगा ये देखने वाली बात होगी। यूपी में पहले और दूसरे चरण के बाद अब बारी तीसरे चरण की है। पहले और दूसरे चरण में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद अब इस चरण को भी बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। बीजेपी पश्चिमी यूपी और अवध क्षेत्र में सबसे ज्यादा घिरी हुई नजर आ रही है। तो तीसरे चरण में क्यों मुश्किल में फंसी है बीजेपी, देखते हैं इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में 59 विधानसभा सीटों पर 20 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। बीजेपी के लिए ये चरण सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। 2 चरणों में काफी मुश्किलों से घिरी दिख रही बीजेपी के लिए इस चरण में भी अच्छा प्रदर्शन कर पाना मुश्किल है, क्योंकि तीसरे चरण में जिन 19 जिलों में मतदान है उनमें से 9 जिले यादव बहुल आबादी वाले हैं, इसलिए इसे यादव लैंड भी कहा जाता है। इस चरण में बीजेपी के लिए पश्चिमी यूपी और अवध का इलाका सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि हाथरस और कानपुर इन्हीं इलाकों के अंतर्गत आते हैं। हाथरस कांड और बिकरू कांड की वजह से बीजेपी इन क्षेत्रों में फंसी हुई है। विपक्ष भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने का काम कर रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव पश्चिमी यूपी और अवध में हुंकार भरते हुए बीजेपी की घेराबंदी कर रहे हैं। हाथरस में दलित युवती के साथ बलात्कार और जान से मारने की घटना और फिर उसके बाद प्रशासनिक मशीनरी के कथित दुर्व्यवहार का मुद्दा जोर शोर से उछाल रहे हैं। साथ ही बिकरू कांड या कहें कि विकास दुबे के पुलिस एनकाउंटर, उसके सहयोगी अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे को जेल भेजे जाने के मुद्दे को भी अखिलेश जोर शोर से उठा रहे हैं। इन दोनों मुद्दों के जरिए अखिलेश दलित और ब्राह्मण वोट बैंक को अपने साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि साल 2017 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने यहां की 59 में से 49 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं समाजवादी पार्टी के हिस्से में 8 सीटें आई थी, जबकि कांग्रेस और बीएसपी को सिर्फ एक सीट मिली थी। 2017 के विधानसभा चुनाव में हिंदुत्व की लहर पर सवार बीजेपी को इसका साफ फायदा दिख रहा था। ऐसे में तीसरे चरण के चुनाव में देखना होगा कि क्या इस बार भी बीजेपी ध्रुवीकरण के मुद्दे पर सवार होकर सत्ता जीतेगी या फिर यादव लैंड की जनता बीजेपी को करारा जवाब देगी। यूपी में पहले और दूसरे चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है। दोनों चरणों के मतदान के बाद से ही बीजेपी कैंप में परेशानी झलकने लगी है।
चुनाव बाद पार्टी की जो रिपोर्ट मिल रही है उससे पार्टी नेताओं की चिंता बढ़ गई है। दावा किया जा रहा है कि संघ ने बीजेपी को नुकसान होने का दावा तक कर दिया है। यूपी विधानसभा का चुनाव 7 चरणों में कराया जा रहा है। पहले और दूसरे चरण का मतदान समाप्त हो चुका है। पहले चरण की 58 सीटों पर लगभग 62% वोट डाले गए हैं। वहीं दूसरे दौर में 55 सीटों पर 64.42% वोटिंग हुई है। 2017 के मुकाबले पहले 2 चरणों में करीब 1% वोटिंग कम हुई है। लेकिन मतदान के बाद वोटिंग के जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें बीजेपी को अपनी हार दिखाई दे रही है। पहले और दूसरे चरण में बीजेपी का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा है और ये बात किसी और ने नहीं बल्कि खुद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी स्वीकार कर रहे हैं। 14 फरवरी को दूसरे चरण की वोटिंग के बीच ही मोहन भागवत ने यूपी के संघ पदाधिकारियों के साथ हुई एक वर्चुअल बैठक में साफ कहा कि आईबी की रिपोर्ट बताती है कि पहले चरण में बीजेपी को काफी नुकसान हुआ है और दूसरे चरण में भी हालत सही नहीं है। उन्होंने संघ पदाधिकारियों से आरएसएस कैडर को सक्रिय करने का निर्देश दिया। पहले चरण में 10 को पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 58 सीटों पर मतदान हुआ था। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने इनमें से 53 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन आईबी रिपोर्ट के आधार पर संघ का आकलन है कि पार्टी इस बार 30% सीटें ही जीत सकती है। वहीं दूसरे चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और रुहेलखंड की 55 सीटों पर 14 फरवरी को मतदान हुआ है। 2017 में बीजेपी ने इनमें से 38 सीटें जीती थी, लेकिन संघ का आकलन है कि इस बार बीजेपी आधी सीटें भी हासिल नहीं कर पाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले चरण में किसान की आबादी ज्यादा थी और दूसरे चरण में उन जिलों में ज्यादा वोटिंग दर्ज की गई है जहां मुस्लिम आबादी अधिक है और दोनों ही बीजेपी की सरकार से नाराज चल रहे हैं, जिसकी वजह से बीजेपी की चिंता और बढ़ गई है। बीजेपी नेता भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि मुस्लिम बहुल बूथों पर इस बार वोटिंग प्रतिशत पहले से ज्यादा रहा है। अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया।